हाय एवरीवन, जस्ट वेट एक मिनट। हम्म, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर मैक्स वेबर का। इसके पहले हम दो तीन लेक्चर कवर कर चुके हैं शायद। ये प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दीज आर माई क्वालिफिकेशन। आई क्वालिफाइड नेट, JRF एंड गेट, एंड आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17, सो आई थिंक आई नो हाउ टू टीच। बाकी चलो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, ये भी रह गया थोड़ा सा। आपको इंस्टा फॉलो करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। टेलीग्राम फॉलो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगी। जो मैं पढ़ाता हूँ उसी की PDF मिल जाएगी आपको। टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। देखो ये क्या है। प्रोटेस्टेंट एथिक का मतलब है, पूरे का मतलब क्या है कि कुछ रिलीजियस आइडियाज़ हैं। रिलीजियस आइडियाज़ हैं और वो रिलीजियस आइडियाज़ की वजह से आता है कैपिटलिज्म। इतना समझ में आया कि रिलीजियस आइडियाज़ की वजह से कैपिटलिज्म आ जाता है। अब आगे समझो। रिलीजियस आइडिया क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं ये साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट करते हैं और इस साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की वजह से कैपिटलिज्म आता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि अ, आपने 10 आवर पढ़ाई की, ठीक है? तो मैंने कहा कि इंस्टाग्राम ने आपको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दी। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दी और उसके बाद आपने 10 आवर पढ़ाई करी। आई बात आपको समझ में? क्या समझाना चाह रहा कि इंस्टाग्राम था मान लो पहले, और उसने आपको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन प्रोवाइड की और उस साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के बेसिस पे आपने 10 आवर पढ़ाई कर ली। सेम यहाँ पे है। कुछ रिलीजियस आइडियाज़ थे, उनकी वजह से साइकोलॉजिकल मोटिवेशन आई और उसकी वजह से आया कैपिटलिज्म। अब रिलीजियस आइडियाज़ क्या हैं, किसने दिए हैं, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, और इस साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्या है ये भी पढ़ेंगे, और कैपिटलिज्म कैसे आया ये भी पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म कैसे आया ये भी पढ़ेंगे। चलो देखो, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करो। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कैपिटलिज्म आने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको अगर कैपिटलिज्म चाहिए तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कैपिटलिज्म मतलब होता है पैसा। मोर 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 मोर। जितना ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा कैपिटलिज्म। सिंपल तो है। तो कैपिटलिज्म का मतलब है कि पैसा बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। आपको प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक रेशनल ऑर्गेनाइज मतलब एक अच्छे तरीके से लाइफ जीनी पड़ेगी, रेशनल तरीके से। और आपको लग्जरी को अवॉइड करना पड़ेगा। यही सब चीज़ अगर आप कर लोगे तो कैपिटलिज्म आ जाएगा। जैसे मान लो प्रॉफिट था, आपने प्रॉफिट को वेस्ट कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि कैपिटलिज्म आ पाएगा? जी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो आया था उसको आपको री इन्वेस्ट करना था ना। जैसे हार्ड वर्क है, मान लो आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो आपको लगता है कि कैपिटलिज्म कभी आ पाएगा? आप अमीर बन पाओगे? नो चांस। हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर टाइम को वेस्ट कर दिया तो आपको लगता है कि आपको कुछ हो पाएगा जीवन में? नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई की जगह तो आपका कुछ होगा? नहीं होगा कुछ आपका। आपको बिजनेस करना है तो सेविंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप सेविंग्स नहीं करोगे तो बिजनेस तो भूल ही जाओ। कैसे होगा बिजनेस? प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना है, अदरवाइज बिजनेस नहीं होगा। तो ये सारे हैं कैपिटलिज्म की स्पिरिट। इतनी बात समझ में आई आपको कि अगर आपको कैपिटलिज्म लाना है तो ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंटर्स लिखवाए हैं ना मैं इतने सारे, ये सारे पॉइंटर्स क्लिक होनी चाहिए, तब जाके कैपिटलिज्म आ पाएगा। इतना क्लियर है अभी? आगे देखो अब। तो एक यहाँ पे लिखा है कैबिनिस्ट। अब ये कौन होते हैं समझाऊँ मैं आपको थोड़ा सा। इधर चलो, इधर समझा दे रहा। देखो, एक होते हैं कैथोलिक,
और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेनिस्ट। प्रोटे प्रोटेस्टेनिस्ट स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। मैं यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सिखा रहा हूँ। तो कैथोलिक जो होते थे वो फॉलो करते थे चर्च को, चर्च के फर्म बिलीवर थे, चर्च को फॉलो करते थे। और जो प्रोटेस्टेंट थे ये चर्च को फॉलो नहीं करते थे। चर्च मतलब रिलीजन, रिलीजन पे क्वेश्चन करना, तो प्रोटेस्टेंट क्वेश्चन करते थे और कैथोलिक क्वेश्चन नहीं करते थे। प्रोटेस्टेंट में एक सेक्ट थी जिसका नाम था कैल्विनिस्ट। अब कैल्विनिस्ट के कुछ डॉक्ट्रिन थे। देखो, कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, अलग अलग कम्युनिटी हैं दोनों की दोनों। अब प्रोटेस्टेंट में एक सेक्ट है जिसका नाम है कैल्विनिस्ट। अब कैल्विनिस्ट की कुछ डॉक्ट्रिन है, और जो डॉक्ट्रिन है मतलब कैल्विनिस्ट की कुछ प्रिंसिपल हैं, डॉक्ट्रिन हैं, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से आता है कैप्टिज्म। बस इतनी सी थ्योरी है। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी के अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम है कैल्विनिस्ट, जिनकी कुछ डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन के बेसिस पे साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट होती है, और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के बेसिस पे कैप्टिज्म आ जाता है। इतना समझ में आया आपको? अब देखो, कैल्विनिस्ट क्या है, सेक्ट है। अब सेक्ट क्या होता है ये कभी और पढ़ेंगे अपन, अभी इस टॉपिक पे फोकस करो। तो कैल्विनिस्ट के कुछ डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन क्या है? प्री डेस्टिनेशन। ना व्हाट इज प्री डेस्टिनेशन? प्री डेस्टिनेशन मतलब है कि भगवान ने, जो गॉड है, गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि किसको सैल्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सैल्वेशन ऑलरेडी, तो भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि किसको सैल्वेशन मिलेगा। सैल्वेशन मतलब मोक्ष, मुक्ति, ये सब। तो गॉड ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि सैल्वेशन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अब क्या भगवान ने कोई लिस्ट दी है आपको? क्या अपने पास कोई लिस्ट है कि इस लिस्ट में जो जो लोग होंगे उनको सैल्वेशन मिल जाएगा, और जो लोग नहीं होंगे उनको सैल्वेशन नहीं मिलेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। अब क्या भगवान ने कोई क्राइटेरिया दिया है कि भगवान धरती पे आए, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि जो लोग ये चीज़ें करेंगे उन्हें सैल्वेशन मिल जाएगा, और जो ये चीज़ें नहीं करेंगे उन्हें सैल्वेशन नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ है क्या? बताइए आप हमें। ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो सैल्वेशन किसको मिले ये कैसे पता चले? आपने कह दिया कि प्री डेस्टिनेशन मतलब गॉड ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि सैल्वेशन किन को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। पर क्या कोई लिस्ट है आपके पास? जी नहीं। क्या कोई क्राइटेरिया है आपके पास? जी नहीं। तो क्या हुआ, एक दिन कोई पर्सन आया और उसने कहा देखो ये क्राइटेरिया है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है क्राइटेरिया। कुछ उसने एक बड़ी सी लिस्ट दी कि ये क्राइटेरिया है, अगर ये फॉलो करते हो आप, अभी बताओ यहाँ पे लिखूंगा क्राइटेरिया में, तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आपको सैल्वेशन मिलेगा, और नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। अब देखो क्या है क्राइटेरिया है, मतलब बी सक्सेसफुल। इतनी सी बात बोली उन्होंने, बी सक्सेसफुल। आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल बन गए तो मतलब भगवान ने आपको चूज कर लिया है और आपको सैल्वेशन मिलेगा। क्लियर बात समझ में आई? कि क्राइटेरिया सिंपल है, बी सक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल बन गए तो मतलब आपको सैल्वेशन मिलेगा, और नहीं बन पाए तो नहीं मिलेगा। ये किसी ने बोल दिया और लोगों ने मान लिया। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने मेहनत करना चालू कर दी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करना चालू कर दी कि सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि सक्सेसफुल बनेंगे तो हमें सैल्वेशन मिलेगा। अब क्या सैल्वेशन सच में मिलेगा ये तो किसी को नहीं पता, पर उन्होंने एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि अगर हम ऐसा करेंगे। देखो इस क्राइटेरिया ने क्या किया, इस क्राइटेरिया ने एक साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट कर दी। इस क्राइटेरिया ने एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट कर दी कि आपको बनना है सक्सेसफुल। बन गए तो मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं बने तो नहीं मिलेगा। अब क्या बनने पे सच में मिलेगा, ये तो किसी को नहीं पता, बट ऐसा एक कहानी सी बनाई गई। तो ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, बढ़िया। डिसिप्लिन स्पेलिंग ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, लग्जरी में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। उसके बाद आपको अ, और क्या है? डिसिप्लिन लाइफ, लग्जरी में पैसे वेस्ट नहीं करने, सेविंग्स करनी है, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना है। मतलब जो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उसको रीइन्वेस्ट करो। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो सक्सेसफुल बन जाओगे, और सक्सेसफुल बन जाओगे तो मतलब आपको भगवान ने चुना है। तो आई होप आपको ये पहली डॉक्ट्राइन समझ में आई होगी कि प्री डेस्टिनेशन मतलब भगवान ने पहले से चुन के रखा है। बाकी एक कहानी जो हमने समझा दी आपको, वो आपको दिमाग में बैठ गई होगी अभी। कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब है कि भगवान ने ड्यूटी दे के रखी है सबको, कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा वो काम है। सिंपल। तीसरा है एस्टिसिज्म। इसका मतलब है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। लग्जरी में पैसा वेस्ट नहीं कर दोगे। लग्जरी में पैसा वेस्ट कर दोगे तो सक्सेसफुल बनोगे नहीं बनोगे। तो ये काम नहीं करने। क्या पैसे को वेस्ट करना है? जी बिल्कुल नहीं करना है। क्या आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर लेने हैं? जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट लिख दूँ मैं यहाँ पे। लिख जा, लिख गया। जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, आप बिजनेस से कमाए, और आपने इससे एक रेसिंग कार ले ली। मान लो रेसिंग कार 10 लाख की तो नहीं आएगी यार, 100 लाख है चलो आपके पास, ठीक है। आपने एक रेसिंग कार ले ली, रेसिंग कार। अब आपने 100 लाख रुपए वेस्ट कर दिए ना आपने। अगर आप उनको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि आपको प्लेजर को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, लग्जरी को अवॉइड करना है, और वेस्ट को अवॉइड करना है। मतलब बेसिकली एस्टिसिज्म का मतलब होता है आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, कि टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से ये काम करो, वो करो, ऐसा कुछ करो। अगर आप इससे हट के कुछ काम करते हो तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और सक्सेस नहीं मिलेगी इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें चुना नहीं है। सिंपल। एक बार और समझा दूं क्या? जैसे मान लो कोई आईएएस है, आईएएस नहीं, अरे कोई मान लो पर्सन आईएएस ने बोला, जैसे आईएएस ने बोला कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन आईएएस, एक पर्सन ने बोला ये, तो आप वेडिंग्स को अवॉइड करो, वेडिंग को अवॉइड करो। वेडिंग एम फंक्शन, आप फंक्शंस को अवॉइड करो। उसके बाद आपको हर जगह डिबेट करनी है। मतलब अगर 4 लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो आपको डिबेट करनी है वहाँ पे बैठ के। ओके। आपको 16 सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट की ऑल सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपको सब कुछ पता होना चाहिए ब्रह्मांड में जो हो रहा है ना। और कुछ इंस्टाग्राम पे वो आते हैं मीम टाइप के, कि आपको ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। तो फिर अब एक पर्सन ने देखा, या बहुत सारे पर्सन ने देखा, ये दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, चौथा पर्सन है, कि आईएएस बनने के लिए ये करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करनी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए कि हम बन जाएंगे आईएएस। पर अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो डिपेंड करता है किस पे? वक्त पे। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, कुछ भी नहीं बनोगे। बट आपने इन बातों को सुनकर एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट करी। अब ये सही है कि गलत, वो डिबेट नहीं है अपनी। डिबेट ये है कि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट हुई, और जिसके बाद आपने ये सब चीज़ें करना चालू कर दिया, बंद कर दिया। मान लो आपने वेडिंग में जाना बंद कर दिया, डिबेट में जाना चालू कर दिया,
सब सब्जेक्ट की नॉलेज रखने लगे, इंस्टा के मीम पढ़ने लगे वगैरह वगैरह। तो अब आप आईएएस बनोगे नहीं बनोगे ये तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ आपने ये सब चीज़ें चालू कर दी और यही सब क्राइटेरिया था। तो अब आपको लगेगा कि अब तो आईएएस बन ही जाऊंगा, जब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो बन जाऊंगा आईएएस, क्या दिक्कत है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा आपको। तो अभी अपन ने पढ़ा, मैंने क्या समझाया था आपको, मैं समझाया था कुछ रिलीजियस आइडियाज़ थे, समझ में आ गए। क्या ये डन है अपना काम? जी बिल्कुल डन है ये। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन समझ में आ गई, सेल्फ डिसिप्लिन, सेविंग्स करनी है, प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना है, इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इससे कैपिटलिज्म कैसे आया, क्या वो क्लियर है? जी वो भी क्लियर है। तो बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। अब इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है हमें ताकि हमें चीज़ें और समझ में आ जाएं अच्छे से। देखो एक डायग्राम है, कॉन्सेप्ट था प्रीडेस्टिनेशन। तो लोगों को एनजाइटी हुई कि भैया सेल्वेशन तो नहीं मिलेगा। तो अब सेल्वेशन मिले ना मिले पर हमें एक ऐसे साइन तो चाहिए ना कि हाँ हम भी चूजन हैं। तो साइन क्या है, सक्सेस। अगर सक्सेस मिल जाएगी मतलब भगवान की ग्रेस है हम पे। अगर सक्सेस मिल जाएगी तो हम चूजन हैं, सक्सेस मिल जाएगी तो हम चूजन हैं। तो सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करो भैया, डिसिप्लिन करो, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। प्रॉफिट को स्पेंड नहीं करना है, प्रॉफिट को क्या करना है, री इन्वेस्ट। ओके, आगे देखो, हाँ री इन्वेस्ट करो, कैपिटल को एक्यूमुलेट करो और इस तरीके से मॉडर्न कैपिटलिज्म आ जाएगा। क्लियर है? देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ ये पर्सन से, एक पर्सन के साइकोलॉजिकल थॉट से। देखो यहाँ से ना प्रीडेस्टिनेशन था, इन्होंने ये मान लिया तो साइकोलॉजिकल थॉट है इनका ये। तो एक पर्सन से स्टार्ट हुआ और कथा कहाँ तक पहुँच गई, मॉडर्न कैपिटलिज्म आ गया। मतलब एक पर्सन से स्टार्ट हुआ उसकी साइकोलॉजिकल थॉट से और मॉडर्न कैपिटलिज्म तक पहुँच गए हम। तो इसी को तो वर्स्टिंग कहते हैं ना, कि चीज़ें कैसे हुई। बाल की खाल निकालना बताया था मैंने, बाल की खाल निकालना। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है। सब्जेक्टिविटी मतलब क्यों निकलता है, क्या सूरज मामा सोते नहीं हैं, या सूरज चाचा होते हैं, जो भी हो क्या वो सोते नहीं हैं, वो उठते कब हैं। तब फलाना ढिमकाना मतलब बाल की खाल निकालना बेसिकली। सब्जेक्टिविटी मतलब बाल की खाल निकालना। तो इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव सोशलॉजी, या फिर वर्स्टन भी कह सकते हैं आप इसको। कि वेबर ने बाल की खाल निकाली और बताया कि देखो यहाँ से ऐसा 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 होता है इसलिए ऐसा 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 होगा। और ऑब्जेक्टिविटी वाले क्या कहते हैं, ऐसा हुआ, बात खत्म। ठीक है, ऐसा हुआ। आगे देखो, ये मैं पहले समझा चुका हूँ इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना। अब एक स्टोरी है बहुत सिंपल सी, मैंने स्टोरी बहुत हमेशा रखता हूँ मैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। एक पर्सन है, नाम क्या है इसका, जॉन, जो कि कैल्विनिस्ट है। कैल्विनिस्ट समझ में आया, कैथोलिक थे अपने, फिर प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेनिस्ट थे अपने। प्रोटेस्टेनिस्ट में एक सेक्ट था जो था कैल्विनिस्ट। इतना समझ में आया। तो एक जॉन है जो कि कैल्विनिस्ट है। अब अगर जॉन कैल्विनिस्ट हैं तो इसकी डॉक्ट्रिन को भी मानते होंगे। कैल्विनिस्ट की कुछ डॉक्ट्रिन थी ना, तो ये उसको ही मानते होंगे। डॉक्ट्रिन क्या थी, कि भगवान ने आपका भविष्य पहले से चुन रखा है, आपकी फेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, कि क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन 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 बट बट अगर आप बन जाते हो सक्सेसफुल तो ये इंडिकेशन है कि भैया तुम हो चूजन, तुम्हें भगवान ने चुना है और तुम्हें ही सेल्वेशन मिलेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, जॉन भैया को समझ में आया कि हमें चाहिए सक्सेस। क्या चाहिए, सक्सेस। और सक्सेस का मंत्र क्या है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने 5 बजे उठना चालू किया, ऑनेस्टी से काम किया, अपने अकाउंट्स को अच्छे से देखा, लग्जरी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया। और 20 साल बाद किस्मत ने अपना चमत्कार दिखाया,
और वक्त ने अपना चमत्कार दिखाया और फाइनली इनकी जो वर्कशॉप थी छोटी सी वो फैक्ट्री बन गई और ये बन गए अमीर। तो ये सक्सेसफुल हो गए, बिल्कुल हो गए। लेकिन एक चीज़ और थी, सक्सेसफुल बनने के बाद देखो, रुक जाओ बता रहे, देखो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी तो था कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी है आपको, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। तो देखो जब ये सक्सेस मिल गई इन्हें और ये सक्सेसफुल बन गए, उसके बाद भी इन्होंने लालच नहीं दिखाया कभी भी, सिंपल लाइफ जी। ओके, आई बात समझ में? तो ये देखो, जो भी इन्होंने अचीव किया ये ग्रीड की वजह से नहीं किया, लालच नहीं थे उन्हें, उन्हें क्या था, रिलीजियसली मोटिवेटेड थे वो। उनमें कोई लालच नहीं थी पैसे कमाने की, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने क्योंकि मुझे ज़्यादा खर्च करना है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, नहीं। उनका मोटिवेशन ये था कि रिलीजन ने कहा है कि मुझे सेल्वेशन मिल जाएगा, इसलिए मैंने पैसे कमाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्लियर, कि प्रोटेस्टेंट के एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म आया, सिंपल। अब देखो इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म आया कहाँ पे, जहाँ पे कैल्विनिस्ट थे, कैल्विनिस्ट। तो इनसे पूछा गया, मतलब इन्होंने खुद बता दिया, पूछा नहीं गया बेसिकली, कि आप ये बताओ कि बाकी जगह क्यों नहीं आया, चाइना, इंडिया, एशिया वगैरह वगैरह, यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप में। तो इन्होंने कुछ कुछ बताए, कुछ कुछ नहीं बताए। तो उन्होंने कहा देखो चाइना में क्यों नहीं आया ये बता दिया, इंडिया में क्यों नहीं आया ये बता दिया, और कैथोलिज्म में क्यों नहीं आया ये बता दिया। पढ़ते हैं। उन्होंने कहा इंडिया में देखो क्या है, ये इंडिया है ना अपना, इंडिया में क्या है, हिंदुज़म है, और हिंदुज़म मानते हैं अदर वर्ल्डली सेल्वेशन में। मतलब हम मानते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें दूसरे जन्म में मतलब मरने के बाद मिलेगा मोक्ष। हिंदुज़म में तो यही माना जाता है ना कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, और मरने के बाद क्या होगा, यमराज होंगे, और यमराज आपके पाप और आपके पुण्य, इन सब का क्या करेंगे, एक लेखा जोखा बनाएंगे। मतलब एक पर्ची लेके बैठेंगे वो, और वो लिखेंगे पाप इतने करे इसने और पुण्य इतने करे। पाप के पॉइंटर्स हो गए मान लो 100, और पुण्य के पॉइंटर्स हो गए 120। तो अपने पुण्य ज़्यादा करे तो सल्वेशन मिल जाएगा, और पाप ज़्यादा करे होंगे तो सल्वेशन नहीं मिलेगा। तो जब पाप और पुण्य पे डिसाइडेड है तो लोग बिजनेस पे फोकस करेंगे या फिर दान करने पे, चैरिटी। पीपल विल मोर फोकस ऑन चैरिटी, नॉट ऑन बिजनेस। क्यों? क्योंकि चैरिटी करेंगे तो सेल्वेशन मिलेगा, बिजनेस करने से सेल्वेशन थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैक्स वेबर। तो मुझ पे मत चढ़ बैठना कि सर आप कैसे कहते रहो ये बात, इंडिया के बारे में गलत कह रहे हो। मैक्स वेबर कह रहे हैं ये, इनके पुतले जलाओ, मैक्स वेबर। ओके, मैक्स क्या लिख दिया मैंने, वेब मैक्सन, मैक्स वेबर, डन। तो इनके पुतले आप जला सकते हो कि भैया तुमने इंडिया के बारे में ऐसे कैसे कहा, तो गलत बात है। और यहाँ पे इंडिया में कास्ट रिस्ट्रिक्शंस भी है कि अगर मान लो आप जनरल कास्ट हो गई, देन ओबीसी, देन एससी, देन एसटी। अगर आप एससी एसटी कास्ट से हो तो आपको ये जनरल वाले काम तो हम करने ही नहीं देंगे, और अगर हम आपको ये काम नहीं करने देंगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे कैसे? जब हम आपको बिजनेस करने ही नहीं देंगे, आपकी दुकान खुलने ही नहीं देंगे, तो तुम बनोगे कैसे? तुम कैसे कर लोगे बिजनेस, कैसे वेल्दी बन जाओगे, कैसे सक्सेसफुल बन जाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं ही तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो कैसे क्या हो जाएगा? जैसे अगर टीचर
किसी पर्टिकुलर कास्ट वालों को पढ़ाना ही बंद कर दे मान लो, ठीक है, क्योंकि कास्ट रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कास्ट वालों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने कास्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो गेम ही ख़त्म है ना फिर। जब आप एजुकेशन ही नहीं दोगे या फिर उन्हें मौका ही नहीं दोगे तो वो क्या ही कर लेंगे। तो आई बात समझ में, इसलिए मैक्स वेबर ने कहा, अभी मैक्स वेबर कह रहे हैं, देखो हम कुछ नहीं कह रहे, तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि इंडिया में इसीलिए कैपिटलिज्म नहीं आ पाया, या फिर इंडिया वाले ज़्यादा पैसे को बढ़ावा, मतलब वही कैपिटलिज्म नहीं आ पाया, ठीक है। फिर चाइना, चाइना में उन्होंने कहा कन्फ्यूशनिज्म है। ये कन्फ्यूशनिज्म क्या होता है कि लोग रहते हैं हारमनी में। अब जैसे जो लोग रहते हैं बिल्कुल चिल, इसको अपन चिल कहेंगे। अगर आप चिल रहते हो तो जैसे मान लो आपने कहा कि एक एक मान लो विलेज है, विलेज, और दूसरा है टाउन, टाउन नहीं सिटी ले लो चलो। तो आप हमें ये बताओ विलेज में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या फिर सिटी में डेवलपमेंट, या फिर विलेज में ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं कि सिटी में। तो विलेज में होता है हारमनी, लोग प्यार से रहते हैं, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि बिजनेस का एक रूल है, इट इज़ इमोशनलेस, इमोशनलेस। वो कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। बिजनेस यही तो होता है कि इमोशन की कोई जगह नहीं है, मुझे जब जिसको निकालना है मैं निकाल दूंगा, जब जिसको सैलरी लेनी नहीं दूंगा, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराना है वो कराऊंगा। तो हारमनी से बिजनेस नहीं चलते, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप अभी 6 घंटे काम करवा रहे थे वर्कर से, ठीक है, और आपका प्रॉफिट बन रहा था अच्छा खासा। अब कोई दिक्कत आ गई, या फिर कोई इन्फ्लेशन आ गया थोड़ा सा, या फिर वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, या फिर सिलेंडर महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, तो अब आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, तो आप 8 घंटे काम करवाओगे, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप हार मनी सोचोगे कि अरे ऐसे कैसे यार, मतलब वर्कर है वो 6 घंटे काम कर लिया, बहुत कर लिया, हम कुछ और आइडिया निकालेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, आपको वर्कर से तो कमाना है। अगर आप उसको अपने बुरे टाइम में वर्कर से काम नहीं कराओगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा आपका, समझे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चाइना में भी कैपिटलिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि वो हारमोनी हारमोनी खेलते हैं। फिर वो कहा उन्होंने कैथोलिज्म में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कैथोलिज्म वाले हैं वो मानते हैं मोनेस्टिक एस्टेटिज्म को। एस्टेटिज्म मतलब होता है, कहाँ लिख दूँ मैं, इरेज करूँ ये, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हो जाए इरेज भाई। देखिए, तो मोनेस्टिक, यही दिक्कत होती है, भूत लग जाते हैं मैं जब पढ़ाता हूँ तो, क्या करूँ। तो मोनास्टिक एस्टिज्म कहते हैं कि आपको सेल्फ, देखो एस्टिज्म का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। और मोनेस्टिक एस्टिज्म का मतलब होता है कि मोनेस्टी में रह के सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, मतलब आप मॉन्क बन जाओ बेसिकली, साधु बन जाओ, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जियो। अब जब आप साधु बन के सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो कैपिटलिज्म कैसे आएगा। तो जब आप साधु बन जाओगे और आप सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, अगर आप मॉन्क बन गए और सब कुछ त्याग दोगे और फिर आप सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, तो उससे कैपिटलिज्म कैसे बढ़ेगा, चांस ही नहीं है ना। कैपिटलिज्म कब बढ़ेगा, जब आप इसी वर्ल्ड में रह के, मतलब आप लोगों के बीच हो और आप सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, तो ऑब्वियसली एक दिन पैसे वाले बन जाओगे। आई बात समझ में कि इंडिया में क्यों नहीं आ सकता, चाइना में क्यों नहीं आ सकता, इंडिया में क्यों नहीं आ सकता, और कैपिटलिज्म में क्यों नहीं आ सकता। क्लियर, ये मानना था मैक्स वेबर का, मेरा मानना नहीं है। आगे, तो ये तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझा चुका मैं आपको।
कि एस्टेटिज्म क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, स्पेलिंग गलत है शायद इसकी, छोड़ो। एस्टेटिज्म का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, और इनर वर्ल्डली मतलब इसी संसार में रह के, मतलब हर दिन आपको मोनेस्ट्री में नहीं जाना है, आपको मॉन्क नहीं बन जाना है, आपको दुनिया के बीच रहना है और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। देखो, आप कहीं अलग से जा रहे हो ना, कोई मोनेस्ट्री में या मॉन्क बन गए हो, तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब वैसे हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं या फालतू की चीज़ें देखते हैं या फिर फालतू का काम करते हैं, पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो तब सेल्फ डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कैसे कंट्रोल करोगे आप अपने आप को जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आई होप ये क्लियर है। इनर वर्ल्ड मतलब कि आपको संसार में रहना है, सबके बीच रहना है, आपको बाहर नहीं चला जाना है, यहाँ से मोनेस्ट्री में नहीं चला जाना, आपको उनके बीच रहना है। इलेक्ट पता ही है आपको कि भगवान ने सेल्वेशन के लिए कुछ लोगों को चूज करके रखा है, सिंपल। नेक्स्ट, तो मैक्स वेबर ने कहाँ का डाटा यूज़ किया, मतलब मैक्स वेबर ने अगर बताया है तो स्टडी करी होगी, कहीं का डाटा यूज़ किया होगा। तो इन्होंने बेसिकली जर्मनी का डाटा यूज़ किया है, वो भी कहाँ का, इस रीजन का, बेडर रीजन का और प्रूशिया का। तो इन्होंने यहाँ का डाटा यूज़ किया है और यहाँ का डाटा से इन्होंने ये पता किया कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो बहुत, मतलब जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो बिजनेस ओनर्स हैं, स्किल्ड लेबर हैं, टेक्निकल एजुकेशन है उनके पास। तो उन्होंने इनको स्टडी करके, किसको, जर्मनी के कुछ पार्ट को स्टडी करके ये बताया कि देखो यहाँ के लोग ऐसे हैं, और इन्हीं की वजह से एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से आता है कैपिटलिज्म। क्लियर? लेकिन इनका जो डाटा था वो था लिमिटेड, मतलब इन्होंने छोटे से एरिया की स्टडी करी, बाकी एरिया की स्टडी कौन करेगा, हम, पर उन्होंने नहीं करी बेसिकली। इनका डाटा था हिस्टोरिकल। फॉर एग्जांपल, ये बुक लिख रहे थे 1905 1904 और 5 के बीच में, लेकिन इनका डाटा था 16 सेंचुरी और 17 सेंचुरी का। तो ये एक लिमिटेशन है इनके डाटा की। आगे देखो, हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो जो पढ़ना था हमें, अब पढ़ते क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म पहले आते हैं R.H. टॉनी। ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है उसकी वजह प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं है। ये तो पहले से भी हो रहा था। इनका मानना है कि जो कैपिटलिज्म है ये तो पहले से चला आ रहा था, बिफोर कैल्विनिज्म बिकम डोमिनेंट। जब का कैपिटलिज्म है ये तो कैल्विनिस्ट के डोमिनेंट होने से पहले से चला आ रहा है। जैसे कि कैल्विनिस्ट थे वो 16th और 17th सेंचुरी में डोमिनेट करे, लेकिन कैपिटलिज्म क्या 16 17 सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ, नहीं, उसके पहले स्टार्ट हो गया था। उसके पहले कॉमर्शियल एक्सपेंशन हो रहा था, टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी, मर्चेंट क्लास भी राइज कर रही थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि कैपिटलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया, जबकि कैपिटलिज्म तो पहले से ही मौजूद था। आगे तो ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो 15 सेंचुरी के आसपास, देखो ये कब आई, ये आया 16th में, और 15th में क्या क्या हो रहा था, देखो बैंकिंग फैमिलीज आ चुकी थी लाइक मेडिसी, और ट्रेड और मनी जो इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी एक्सपेंड कर रही थी। तो आप ये कैसे कह सकते कि जब 15 सेंचुरी में ये सब हो रहा था, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 16 सेंचुरी में जब कैल्विनिज्म आया तब जाके साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट हुई और तब जाके कैपिटलिज्म आया। ये तो झूठ हो गया ना फिर। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? तो वो ये कह रहे कि प्रोटेस्टेंट जो आइडियाज थे ये मान सकता हूँ मैं कि उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया हो जो मर्चेंट ऑलरेडी कर रहे थे, पर रिलीजन कोई कॉज नहीं हो सकता कैपिटलिज्म के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म तो पहले से ही चला आ रहा था, तो ये कॉज नहीं है कैपिटलिज्म के लिए। नेक्स्ट, है H.M. रॉबर्टसन कहते हैं कि आपने कहा, देखो एक दो कम्युनिटी थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट।
हर बार स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं प्रोटेस्टेंट की, टी ई है यहाँ पे। ओके, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट में एक सेक्ट है जिसका नाम था कैल्विनिस्ट। तो जो कैल्विनिस्ट थे सिर्फ वहीं पे कैपिटलिज्म आया, लेकिन 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 जो कैथोलिक इटली था, कैल्विनिज्म के बहुत पहले वहाँ पे कैपिटलिज्म आ चुका था। अब ये कैसे? जैसे कि 14-15 सेंचुरी, अब याद रखो कैल्विनिज्म कब आया, 16, सॉरी, हाँ 16-17 सेंचुरी में। लेकिन एक मिनट रुकना, हाँ ओके, तो जो कैल्विनिज्म था वो आया 16-17 सेंचुरी में, लेकिन 14-15 सेंचुरी में, और वो भी कैथोलिक में, कैथोलिक इटली में कैपिटलिज्म आ चुका था। जैसे कि वेनिस जो था वो ग्लोबल ट्रेड हब बन चुका था, जो फ्लोरेंस था वहाँ पे क्या था, एडवांस बैंकिंग सिस्टम आ चुका था, डबल एंट्री बुक कीपिंग एग्जिस्ट करने लगी थी, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ चुके थे। तो दीज डेवलपमेंट हैपन कैथोलिक रीजन। अब ये सारे डेवलपमेंट तो यहाँ पे हुए, पर आप तो कह रहे थे सिर्फ कैपिटलिज्म यही आया, इसने शुरुआत की, तो आप तो गलत साबित हो गए, है ना। आगे देखो, अगर कैपिटलिज्म पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे कैथोलिक इटली में, तो प्रोटेस्टेंटिज्म इसका ओरिजिन कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे देखो, मैक्स वेबर, ये जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में लोग बुराई करते हैं, बुराई मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, सही नहीं बोल रहे हो आप। आगे देखो, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ने क्या कहा कि रिलीजन की वजह से साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से कैपिटलिज्म आया। पर सबको पता है कि मार्क्स क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म आया पहले मैं आया, ठीक है ना। तो कैपिटलिज्म वाले कहते हैं पहले मैं आया, और मैक्स वेबर कहते हैं नहीं पहले रिलीजन आया। तो कैपिटलिज्म आया पहले, उसके बाद रिलीजन ने खुद को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मानो अभी अपन चल रहे हैं किसमें, चलो लैंड है ये, ठीक है। अब लैंड का बोलबाला है, फार्मर का बोलबाला है, मान लो फार्मर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, फार्मर के हिसाब से सब कुछ चल रहा है देश दुनिया में। तो रिलीजन क्या बोलेगा कि फार्मर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये खाने को प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए और इस पर कभी हमला नहीं करना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो रिलीजन क्या करेगा, ये बोलेगा कि ये प्रोड्यूस करता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भगवान का रूप है और ये सब। लेकिन जैसे ही किंग आ जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, रिलीजन क्या बोलने लगेगा, रिलीजन ये बोलेगा कि देखो फार्मर तो ठीक है, फार्मर तो बहुत सारे, पर किंग, किंग जो रक्षा करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो लैंड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भगवान का रूप है। तो फिर ये कौन है, अब ये कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में, कि कैपिटलिज्म के हिसाब से, मतलब इकोनॉमिक बेस के हिसाब से रिलीजन अपने आप को चेंज कर देता है, ठीक है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म आया, तो थोड़ी सी उल्टी बात हो गई है। देखो, इफ मर्चेंट वर राइजिंग इन पावर दे नीडेड अ मोरल आइडियोलॉजी टू जस्टिफाई प्रॉफिट मेकिंग। अगर मर्चेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उन्हें एक आइडियोलॉजी चाहिए, और वो आइडियोलॉजी क्या है, यही कि डिसिप्लिन में रहो, ये करो वो करो वो करो। तो आगे बात समझ में आपको, कि इकोनॉमिक मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेस चेंज हुआ, उसकी वजह से रिलीजन ने अपने आप को मोल्ड कर लिया, बस इतनी सी बात है। इकोनॉमिक बेस चेंज हुआ, उसकी वजह से रिलीजन ने अपने आप को मोल्ड कर लिया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ओके। देखो आगे, ये कंपेरिजन है, इकोनॉमिक बेस ने रिलीजन शेप किया, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, जबकि ये कल्चर वैल्यूज़ की बात करते हैं। ये बात करते हैं मैक्स वेबर कि रिलीजन ने शेप किया है इकोनॉमी को, ना कि इकोनॉमी में रिलीजन को, ओके। सिंपल है ये। आगे देखो, फिर फर्नाड ब्रॉडल ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म आया
वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और मटेरियल कंडीशन की वजह से आया, ना कि रिलीजन की वजह से। तो कैपिटलिज्म अगर आया है तो जोग्राफी की वजह से आया, मेडिटेरियन रूट की वजह से आया, कॉलोनियल एक्सपेंशन चल रहा था, स्टेट पावर चल रही थी, टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे हम सभी तो यही पढ़ते हैं ना आज तक कि इंजन बना पहले, जेम्स वॉट ने इंजन बनाया, उसके बाद जाके कहीं इंडस्ट्रियलिज्म आया, है ना। यही सब पढ़ते हैं ना हम तो, हमने यही सब पढ़ा है। पर ये कह रहे हैं नहीं, रिलीजन की वजह से आया, तो वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये कि ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो मटेरियल कंडीशन थी, उनकी वजह से आया कैपिटलिज्म, आपके रिलीजन की वजह से नहीं आया। जैसे कि एग्जाम्पल दिए इन्होंने कि अमेरिका की डिस्कवरी हुई इतने में, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद कैपिटलिज्म चालू हुआ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लैटिन अमेरिका में सिल्वर माइंस आई, और अटलांटिक में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो इन सब के बाद धीरे 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 कैपिटलिज्म का बेस बना, ना कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। ओके, तो ये कहते हैं ब्रूडल कि वेबर ने इग्नोर किया क्या, वर्ल्ड सिस्टम को, पॉलिटिकल इकोनॉमी को और हिस्ट्री को। आगे इन्होंने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया। जैसे कि मान लो इन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट की वजह से कैपिटलिज्म आया, लेकिन सारे प्रोटेस्टेंट तो कैपिटलिस्ट नहीं बन पाए। ऐसा क्यों फिर? इन्होंने ये भी कहा, और फिर क्रिटिसिज्म ये भी है कि सारे कैपिटलिस्ट प्रोटेस्टेंट भी नहीं है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है इनका कि सारे प्रोटेस्टेंट रीजन्स जो हैं उनमें कैपिटलिज्म नहीं आया, कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए। क्यों रह गए? अगर प्रोटेस्टेंट की वजह से कैपिटलिज्म आ रहा था तो सारे जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैपिटलिस्ट होने चाहिए थे, या सारे कैपिटलिस्ट एटलीस्ट प्रोटेस्टेंट होने चाहिए थे। ये जूइस कहाँ से आ गए, कैथोलिक कहाँ से आ गए, सेकुलर वाले कहाँ से आ गए, जो धर्म को मानते ही नहीं, जो रिलीजन को मानते ही नहीं है, ये लोग कहाँ से आ गए बीच में? और प्रोटेस्टेंट में ऐसे रीजन कहाँ से आए जहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, वो ऐसे रीजन कहाँ से आए, बताओ आप हमें। बाकी थोड़ा बहुत ये भी है कि जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने लिमिटेड डाटा था इनके पास, इन्होंने सिर्फ जर्मनी रीजन को पढ़ा। उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक को एक आइडियल टाइप बना के रख दिया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट, यूनिवर्सली ये रियलिटी नहीं है। जैसे आपने पढ़ा ना अभी कि इंडिया में भी जो को कैपिटलिज्म है ना, और चाइना में जो कितना कैपिटलिज्म है, पर ये तो कह रहे थे ऐसा कभी होगा ही नहीं। और इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोटेस्टेंट एरिया में होगा, जबकि कैथोलिक में भी था। कैथोलिक इटली देखा अपन ने आर्यभट्ट में, कि यूनिवर्स की रियलिटी नहीं है ये तो बस इनका एक आइडियल टाइप है बस। उसके बाद यूरोसेंट्रिज्म, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न जगह है वो यूनिक है, सुपीरियर है, बाकी जगह नहीं आ सकता, सिर्फ वेस्ट में आएगा। इसको कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म, जब कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बढ़वाई करता रहे और बाकी दूसरे एरिया या जगह की बुराई करता रहे। क्लियर? ये बाकी एक देख सकते हो आप। और हाँ, वेबर ने अपने डिफेंस में कहा कि देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से, प्रोटेस्टेंटिज्म अकेले की वजह से कैपिटलिज्म आया। मैंने बस ये कहा कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बस, कि हाँ इसने इसको कंट्रीब्यूट करा है, पर ये इसका पूरा कॉज नहीं है, रियल कॉज ये नहीं है, इसने बस कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, एक सिंगल कॉज नहीं है, और भी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि अभी अपन ने देखा यहाँ पे, कहाँ पे देखा, देखो जैसे कि ब्रूडल ने बताया ना कि जोग्राफी की वजह से कैपिटलिज्म आता है, मेडिटेरियन रूट की वजह से आता है, कॉलोनियल एक्सपेंशन की वजह से आता है, स्टेट पावर की वजह से आता है, टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। तो वही यहाँ पे ये बता रहे, कह रहे कि मैंने यही तो कहा कि सिंगल कॉज नहीं है, बाकी कॉज भी हो सकते हैं, पर ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी है। ओके, बाकी ये एक डायग्राम है फिर से कि कैल्विनिज्म आया, फिर एंजाइटी हुई लोगों को, उन्होंने कहा कि हमें सक्सेस चाहिए, फिर डिसिप्लिन चालू हुआ, री इन्वेस्टमेंट सेविंग चालू हुई, कैपिटलिज्म एक्यूमुलेशन आया, और फिर मॉडर्न कैपिटलिज्म आ गया एट द एंड। बाकी ओके, कुछ नहीं है। हाँ, आज की रिलेवेंस और पढ़ लो 1 मिनट के लिए। क्या ये आज भी रिलेवेंट है? बिल्कुल है। जैसे कि कॉर्पोरेट में ऐसे सब कुछ तो होता है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, सेविंग्स वगैरह वगैरह, स्टार्टअप कल्चर में और हसल कल्चर में, सब जगह यही तो हो रहा है। तो ये आज भी रिलेवेंट है, जो कि मैक्स वेबर ने बताया वो आज भी रिलेवेंट है। ओके, बाकी टाइम शायद बहुत ज़्यादा हो गया इस लेक्चर में, तो आप प्लीज़ लाइक करें
शेयर करें, कमेंट कर दें, मन करे तो, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। ओके, चलिए बाय। मैं बंद कर दूं बस।